हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग पाठ 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन या व्यवस्थितीकरण। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यदि आंकड़े अव्यवस्थित रहेंगे तो उससे हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे और निष्कर्ष निकालना असंभव हो जाएगा और बहुत कठिन भी होगा। इसीलिए आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उनको व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के लिए उनको विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, और समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करना जहाँ आवश्यक है, वहीं पे वर्गीकरण की कुछ समस्याएं भी हैं जिनको भी हम लोग को जानना जरूरी है। जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि वर्गांतरों की संख्या, अर्थात जो सामग्री है उसको कितने वर्गों में बांटा जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वर्ग हो जाएं और हमको गणना करने में तकलीफ़ हो, या ऐसा भी ना हो कि बहुत कम वर्ग हो जाएं और जिससे हम निष्कर्ष सही रीति से निकाल ना पाएँ। तो इसके लिए कोई निश्चित संख्या तो नहीं होती है, फिर भी ये कहा गया है कि वर्गों की संख्या ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि आंकड़ों को उचित रूप से वितरित किया जा सके और जो उसके आंकड़ों के महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं वो नष्ट न हो। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाए। तो जो वर्गांतरों की संख्या है, वर्गों की संख्या है, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जब वर्गों की संख्या निश्चित कर दी जाती है तो फिर दूसरी समस्या आती है कि वर्गांतर कितना होना चाहिए। 5 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। जो प्रश्न हम लोग बनाते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या फिर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ये जो वर्गांतर 0 से 5, 5 से 10 में वर्गांतर की संख्या क्या है? 5 है। 0 से 10, 10 से 20 में 10 है। तो ये 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो ये कितना होना चाहिए, और इसके यदि ये अगर सही नहीं होगा तो हम लोगों को सूत्र लगाने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसीलिए वर्गांतर को निश्चित करने के लिए सबसे अधिक मूल्य में से सबसे कम मूल्य को घटाकर और वर्गों की संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं, तो हम लोग वर्गांतर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा समस्या आती है कि वो है जो वर्गांतर जब अनियमित होते हैं तब समस्या आती है, क्योंकि उस स्थिति में हम लोग सूत्र का सही रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। कभी कभी वर्ग विस्तार असमान होते हैं, कभी ये बहु बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले तो नियमित करना आवश्यक होता है, और उसके लिए हम लोग उसको नियमित करने के लिए कुछ सूत्रों का भी उपयोग करते हैं। और आने वाले चैप्टर में तो इसका पूरे सवाल भी हम लोग बनाएंगे। तो वहाँ पे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग नियमित कर पाते हैं। उसके बाद चौथा है आवृत्ति। आवृत्ति प्रत्येक वर्ग में आने वाले पदों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं, और उसकी गणना करके उस वर्ग के सामने उसकी आवृत्ति को लिखना बहुत आवश्यक है। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति 0 है तो 0 लिखना है, और आवृत्ति को स्मॉल f से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सीमाएं निश्चित करना पड़ता है वर्गांतर में। सबसे कम मूल्य वाले वर्ग की निम्न सीमा तथा सबसे बड़े वाले मूल्य के वर्ग की उच्च सीमा को निश्चित करना आवश्यक होता है, जिससे कि गणना करने में सरलता हो। और चूंकि सूत्र में भी निम्न सीमा और उच्च सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए उसको निश्चित करना बहुत आवश्यक है। और बाकी तो वही बिंदुएं हैं, जैसे वर्गांतर की सीमाएं हम लोग देख चुके हैं और वर्गांतर भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण की कुछ समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रख कर ही हमको वर्गीकरण करना पड़ता है, ताकि जब हम सूत्र का प्रयोग करें तो
सही रूप से उसका हम लोग प्रयोग कर सकें, सारी बातों का उसमें समावेश हो सके, तभी हमारा निष्कर्ष भी जो है वो सही आएगा। उसके बाद कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको हम लोग को जानना जरूरी है इससे पहले कि हम लोग क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। उसमें से एक जो शब्द है वो है चर। चर शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं। चर की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के वेरी शब्द से हुई है, VARY, जिसका अर्थ है अलग होना या परिवर्तन होना, अर्थात चर का मूल्य जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो दूसरे शब्दों में चर से अभिप्राय उस विशेषता से होता है जो भिन्न या परिवर्तित होती रहती है, तो जिसका मूल्य एक अनुसंधान से दूसरे अनुसंधान में बदलता रहता है। मूल्य में अंतर व्यक्तियों, मदों, संस्थानों या समय के संदर्भ में भी हो सकता है। एक सीमा के भीतर प्रत्येक मूल्य एक चर कहलाता है। उदाहरण के लिए कीमत एक चर है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें भिन्न भिन्न होती हैं। आयु भी एक चर है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की आयु भिन्न भिन्न होती हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य चर हैं जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होते हैं, जैसे ऊंचाई है, भार है, मजदूरी है, व्यय है, आयात है, निर्यात है। और विभिन्न चरों को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है, जैसे आयु को वर्षों में, ऊंचाई को इंच में या सेंटीमीटर में, आय और व्यय को रुपयों में। तो इस प्रकार ये चर है जो भिन्न होते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं। और चर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो सतत चर और जो जिसका जो मूल्य है वो एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत होता है, और इसको दशमलव मूल्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जो दूसरा चर है वो कहलाता है खंडित चर, अर्थात जिसका मूल्य निश्चित होता है और ये पूर्णांक में होते हैं। इसको भिन्न में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, लेकिन 10.5 नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार खंडित चर जो है वो पूर्णांक में होते हैं, पूर्ण मूल्यों में होते हैं। इनको दशमलव में और भिन्न में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहीं सतत चर को दशमलव में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी आधार पर खंडित और सतत चर में कुछ अंतर होते हैं, और ये दोनों को जानना जरूरी है। खंडित चर वे होते हैं जिनका एक निश्चित मूल्य न होकर भिन्नात्मक मूल्य हो सकता है, और सतत चर वो होते हैं जो कभी भी सभी संभावित मूल्यों को एक दी गई सीमाओं के अंतर्गत आ सकते हैं। खंडित चर पूर्णांक संख्याओं में बढ़ते हैं, और जो सतत चर हैं वो पूर्णांकों में भी और भिन्नों के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। खंडित चर की स्थिति में आंकड़े गिनती करके प्राप्त होते हैं, और सतत चर की स्थिति में आंकड़े माप से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये चर होते हैं। इसके बाद चर के साथ ही साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वो है गुण। जैसे चर में हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तियों की आयु अलग अलग होती है, ऊंचाई अलग अलग होती है, आय और व्यय अलग अलग होते हैं, और इनको हम लोग संख्याओं में माप सकते हैं। लेकिन जो गुण होते हैं इनको हम लोग संख्याओं में नहीं माप सकते। जैसे लोगों की सुंदरता, आप इसको संख्याओं में नहीं माप सकते। बुद्धिमत्ता, उनकी कला, संगीत के प्रति अभिरुचि, मित्रता, ये भी बदलती रहती है, लेकिन इसको संख्याओं के रूप में हम लोग नहीं माप सकते। तो इसीलिए इनको चर नहीं बोलते हम लोग सांख्यिकी में, बल्कि इनको गुण बोलते हैं, और इनको हम लोग उपस्थित और अनुपस्थिति से दर्शाते हैं, और इनके लिए हम लोग रैंक का प्रयोग करते हैं। रैंक 1, 2, जैसे जब संगीत प्रतियोगिता होती है तो उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा रैंक दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी गुणों को रैंक दिया जाता है। कोटियों का जो प्रयोग है विश्लेषण के उद्देश्य से किया जाता है, जिसे कि गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है। संक्षेप में चर तथ्य की मात्रात्मक विशेषता को बताते हैं, जबकि गुण जो है गुणात्मक विशेषता को बताते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है चर और गुण में, अर्थात चर में मात्रात्मक विशेषता होती है और गुण में गुणात्मक विशेषता होती है, क्योंकि गुण को अंकों में नहीं मापा जा सकता, जबकि चर को अंकों में मापा जा सकता है। इसके बाद दो चीज़ दी हुई है, एक है आवृत्ति और आवृत्ति का वितरण।
यदि किसी वितरण में एक दिया गया मूल्य जितनी बार आता है वो उसकी आवृत्ति कहलाता है। और आवृत्ति वितरण एक तालिका जिसमें आवृत्ति और चर से संबंधित मूल्यों को एक साथ लिखा जाता है। आवृत्ति को और चर से संबंधित मूल्यों को उसको आवृत्ति वितरण कहते हैं। आवृत्ति वितरण खंडित भी हो सकती है, सतत भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि चर खंडित है या सतत है।